दूसरा एंजल एनवायर, ह्यूमन फेस ट्री। जैसे ही मयंक के अनुबंध आदेश जारी हुए, ब्लड स्पिरिट की पुस्तक का दूसरा पृष्ठ पलटा और पुस्तक से एक लाल चमक निकली जिसने ह्यूमन फेस ट्री की लाश को अपने भीतर समाहित कर लिया। ये केवल मुख्य शरीर का लगभग 7 मीटर का तना ही नहीं था, बल्कि वे बिखरे हुए बड़े लता शाखाएं भी थीं। लाल रोशनी ने लगभग पूरे पार्किंग स्थल को रोशन कर दिया। सभी सतर्क रहें, लैंप ट्री क्रिस्टल बाहर निकालें और राक्षसों के घात से सावधान रहें। देवाशीष की अभिव्यक्ति गंभीर थी, डर था कि कोई मयंक के अनुबंध में बाधा डाल सकता है। उसने और रोशन ने मयंक को बाएं और दाएं से सुरक्षित किया, जबकि राशि ने दूसरों को पार्किंग स्थल के चारों ओर फैला दिया। मयंक और ह्यूमन फेस ट्री को ठीक केंद्र में रखा। दूसरे एंजल एनवायर के लिए अनुबंध पहले की तुलना में धीमा था। मयंक ने अपने मन को केंद्रित किया, पूरी अनुबंध प्रक्रिया को ध्यान से महसूस कर रहा था। वह महसूस कर सकता था कि वह धीरे धीरे ह्यूमन फेस ट्री के साथ एक संबंध स्थापित कर रहा था, उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था और पारस्परिक ऊर्जा के धागे उसके शरीर में प्रवाहित होने लगे थे। उसका शरीर आगे बढ़ रहा था, शक्ति, गति, प्रतिक्रिया। उसकी इंद्रियां और उसके चारों ओर सक्रिय आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता सभी मजबूत हो रही थी। तीशा का अनुमान सही लग रहा था, उत्परिवर्तन के कारण दिखाई देने वाली यह ऊर्जा वास्तव में मन से कुछ हद तक संबंधित थी। मयंक इस सक्रिय बल को अपने मन के माध्यम से महसूस कर सकता था। उसके शरीर का संवर्धन, अनुबंध निर्माण और राक्षस का विकास सब आध्यात्मिक ऊर्जा के चारों ओर घूमता था। हालांकि इससे पहले कि वह इस अवस्था में अधिक सावधानी से महसूस कर पाता, अनुबंध पहले ही पूरा हो चुका था। ह्यूमन फेस ट्री पूरी तरह से लाल रोशनी में बदल गया और धुएं के एक झोंके की तरह ब्लड स्पिरिट की पुस्तक में गायब हो गया। लाल रोशनी धीरे धीरे पीछे हट गई, मयंक के शरीर पर अभिसरण हुई और फिर धीरे धीरे विलुप्त हो गई। मयंक ने अपनी आंखें खोलीं और सबकी निगाहें उस पर केंद्रित हो गईं। उन्होंने अनजाने में अपनी सांसें रोकीं और किसी ने भी पहले सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। मयंक ने एक मुस्कान प्रकट की और कहा, अनुबंध सफल रहा। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, लाल रोशनी उसके पीछे जमा हो गई और विशाल ह्यूमन फेस ट्री धीरे धीरे उभरा। 7 मीटर से अधिक ऊंचा खड़ा, मोटी काली शाखाओं के साथ, लोहे की तरह खुरदरा और गंभीर गोधूली की हवा दे रहा था। उसकी फैलती शाखाएं मुड़ी हुई थीं, पत्ते विरल थे, ऐसा लगता था जैसे स्याही से सना हुआ हो, जैसे मौत का प्रतीक पतंगा अस्थायी रूप से शाखाओं पर आराम कर रहा हो। लताएं शाखाओं से लटक रही थीं, 100 से अधिक संख्या में, धीरे से झूल रही थीं, सांपों की तरह मुड़ रही थीं, ठंडी और भयभीत। फिर भी जिस चीज ने रीढ़ में ठंडक दौड़ाई, वह तने पर बड़ा हुआ एक मुड़ा हुआ मानव चेहरा था। रक्त लाल आंखें आगे घूर रही थीं, भयानक और ठंडी। एंजल एनवायर, ह्यूमन फेस ट्री रैंक, द्वितीय क्रम निम्न ग्रेड कौशल, तेजी से बढ़ती लताएं। ह्यूमन फेस ट्री में कई कौशल नहीं थे, बस एक। लेकिन यह एकमात्र कौशल था जिसने इसे निपटना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना दिया था। लताओं की बहुलता ने इसे करीबी मुकाबले में कई फायदे दिए। उलझाव नियंत्रण और लता हमले के तरीके सामान्य राक्षसों से कहीं अधिक थे। लताओं के विस्तार ने इसके चारों ओर कई दसियों से सैकड़ों मीटर को इसका क्षेत्र बना दिया, जिससे साधारण राक्षसों को पास आने से रोका गया। ये कौशल बुरा नहीं है, लेकिन कमियों को अभी भी पूरा करने की जरूरत है। मयंक ने सोच समझकर पैनल को देखा। वह कमजोरियों को पूरक करने के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि जब तक वह सामग्री को फ्यूज कर सकता था, कमियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त सम्लन सामग्री चुनने का हमेशा एक मौका होगा। इनकी तुलना में एक और एंजल एनवायर होने से ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। ओल्ड देवाशीष, क्या हुआ? मयंक ने देवाशीष की ओर देखा और कहा, कुछ लोगों को लो और बची हुई इमारतों को साफ करो, ये देखने के लिए कि क्या कोई बचाव करता है। देवाशीष ने सिर हिलाया और कहा, समझ गया, मैं अभी जाता हूँ। देवाशीष लोगों को सीधे पास की इमारतों की ओर ले गया। मयंक ने पीछा नहीं किया। ह्यूमन फेस ट्री ने अपनी शाखा जैसी हाथ फैलाया, उसे उठाया और खुद पर रख दिया। मयंक ने ह्यूमन फेस ट्री को नियंत्रित किया। हैप्पीनेस कम्युनिटी के चारों ओर गश्त कर रहा था। समुदाय बहुत शांत था और राक्षसों की गुर्राहट भी कोहरे के माध्यम से सुनी नहीं जा सकती थी। मयंक और उसका समूह आने से पहले ह्यूमन फेस ट्री क्षेत्र के स्वामी के रूप में पहले ही अन्य राक्षसों को जगह से हटा चुका था। बिल्डिंग 10 के पास पार्किंग स्थल के बगल में पहुंचना, मयंक ने देखा कि वाहन हर जगह बिखरे हुए और खड़े थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं, फ्रेम दबे हुए थे और कुछ कारें पूरी तरह से उलट गई थीं। पार्किंग स्थल में स्पष्ट रूप से एक भयंकर लड़ाई देखी गई थी और हालांकि काले खून के धब्बे पूरे क्षेत्र को ढकते थे, कोई लाश दिखाई नहीं दे रही थी। ह्यूमन फेस ट्री मौजूद होने के साथ सभी लाशें इसकी पोषण बन जाएंगी। 20 से अधिक कारें, धातु इनसिग्निफिकेंट नहीं है, चलो पहले अनुकूलन करने की कोशिश करते हैं।
मयंक ने ह्यूमन फेस ट्री को नियंत्रित किया, जिसने तब तेजी से बढ़ती लताएं कौशल का उपयोग किया। लताएं तेजी से बाहर फैलीं, एक उल्टी हुई कार के चारों ओर लपेट गईं। काली लताओं से गहरे रेशम के धागे लगातार स्रावित होने लगे, फिर धातु के चारों ओर लपेट गए, धीरे धीरे फ्यूज होना शुरू हो गए। सम्लन की गति मयंक की अपेक्षा से बहुत धीमी थी, और यह स्पष्ट था कि यह व्यक्तिगत कारणों या संगतता कारकों के कारण था। पहले वाहन की धातु को पूरी तरह से फ्यूज होने में 10 मिनट से अधिक लगे। 10% सम्लन डिग्री। मयंक ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, यह पार्किंग स्थल शायद केवल एक सम्लन के लिए पर्याप्त है। एक विचार के साथ उसने ह्यूमन फेस ट्री से अधिक लताओं को नियंत्रित किया ताकि वे फैल सकें, कार के बाद कार के चारों ओर घूम सकें, फिर धातु को फ्यूज करना शुरू करने के लिए गहरे रेशम के धागे फैला सकें। हालांकि स्पष्ट रूप से धातु सम्लन की गति लताओं की संख्या की परवाह किए बिना बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। पूरे 2 घंटे के बाद 20 से अधिक वाहनों की धातु आखिरकार साफ हो गई। एक सामान्य धातु सम्लन पूरा हुआ, धात्विक गुणवत्ता कौशल प्राप्त हुआ। सम्लन पूरा होने के साथ ह्यूमन फेस ट्री की आभा अचानक मजबूत हो गई, उसका मोटा तना लंबा हो गया, 8 मीटर से अधिक तक गोली मार रहा था, शाखाएं फैल रही थीं, और तना और लताएं दोनों कालेपन के भीतर एक धात्विक चमक प्रदर्शित कर रहे थे। जिज्ञासा से प्रेरित होकर मयंक ने इस नए कौशल पर करीबी ध्यान दिया, और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या इसका मतलब है कि मेरे शरीर में अब धात्विक पदार्थ हैं? धात्विक गुणवत्ता, हालांकि आयरन स्किन की तरह एक सक्रिय कौशल नहीं था जो लोहे की प्लेटों के समान सुरक्षात्मक परतें बनाता था। यह एक निष्क्रिय कौशल था जो सीधे ह्यूमन फेस ट्री को बढ़ाता था। मूल रूप से ह्यूमन फेस ट्री लकड़ी और मांस के संयोजन से बना एक राक्षस था। उसकी लताएं और शाखाएं, हालांकि कठिन थीं, लकड़ी के स्वभाव की थीं, और उसका आंतरिक भाग और भी नर्म मांस से बना था। लेकिन अब, चाहे उसका लकड़ी का शरीर हो या उसका मांसल शरीर, दोनों में अतिरिक्त धात्विक तत्व मिश्रित थे। भले ही इसमें लोहे का शरीर विकसित नहीं हुआ था, ताकत और कठोरता दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। अगर स्पाइडर वॉरियर फिर से वार करने के लिए पूंछुरियों का इस्तेमाल करता, तो वह पहले की तरह आसानी से लताओं को अलग नहीं कर पाता। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तना जो धात्विक हो गया था, निस्संदेह आग और उच्च तापमान के लिए कहीं अधिक प्रतिरोधी था। एक ह्यूमन फेस ट्री जो लपटों से डरता है और एक जो नहीं डरता है, वे बस एक ही स्तर पर नहीं हैं। ह्यूमन फेस ट्री में बदलाव को महसूस करते हुए जल्द ही पैरों की आवाज़ पास आ गई, क्योंकि देवाशीष और बाकी लोग लैम्प ट्री क्रिस्टल के साथ पहुंचे। स्थिति कैसी है? देवाशीष ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ धीमी थी। बिल्कुल अच्छा नहीं। बिल्डिंग 4, 5 और 6 सभी चले गए, पीछे एक भी शरीर नहीं छोड़ा गया। वे शायद उस चीज़ से खा लिए गए थे। बिल्डिंग 1, 2 और 3 वीरान हैं, बस लाशें और राक्षस, सब मारे गए। उसने ह्यूमन फेस ट्री में मयंक की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें उन राक्षसों की लाशें चाहिए? एक संक्षिप्त विचार के बाद मयंक ने कहा, मुझे वहां ले चलो। एक विचार के साथ ह्यूमन फेस ट्री ने देवाशीष और बाकी लोगों को अपनी शाखाओं पर उठाया। हर कोई अस्थिर रूप से झूल रहा था, जल्दी से शाखाओं को पकड़ रहा था। उनके दिल डर से बालों वाले थे। वे सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, ये राक्षस स्पाइडर वॉरियर से भी अधिक भयानक है। बस यहाँ ऊपर होना एक चुनौती है जिसे साधारण लोग संभाल नहीं सकते। जैसे ही ह्यूमन फेस ट्री उन्हें ले गया, मयंक ने पूछना जारी रखा, बाकी इमारतों का क्या? बिल्डिंग 7 कहने की ज़रूरत नहीं है, हमने बिल्डिंग 8 से 7 लोगों को बचाया। बिल्डिंग 9। बिल्डिंग 9 के बारे में बात करते हुए देवाशीष की अभिव्यक्ति अंधेरी हो गई। मैंने बिल्डिंग 9 में कोई बचावकर्ता नहीं छोड़ा। कुछ बदमाश थे जो महिलाओं के साथ गड़बड़ी कर रहे थे, उन्हें पागल कर रहे थे। मयंक की आंखों से ठंडी रोशनी का एक चमक गुजरी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत रही। वह आश्चर्यचकित नहीं था कि ऐसे लोग सर्वनाश जितना लंबा खींचता जाएगा दिखाई देंगे। और बिल्डिंग 10, कोई बचाव करता नहीं, वे शायद भाग गए होंगे। बातचीत के बीच में ह्यूमन फेस ट्री बिल्डिंग 3 के नीचे पहुंच गया, और मयंक के एक विचार के साथ ह्यूमन फेस ट्री से अनगिनत लताएं हर मंजिल की ओर फैल गईं। राक्षसों की लाशें लगभग सभी गलियारों में ढेर हो गई थीं, और एक लता के विस्तार के साथ वे पहले ही छू चुकी थीं। बस कुछ ही मिनटों में राक्षसों की लाशों को लताओं द्वारा पीछे खींच लिया गया, थोड़े भयानक तरीके से शाखाओं के नीचे लटक गईं। मयंक को छोड़कर पेड़ पर लेटे हुए अन्य लोग कुछ हद तक पीले पड़ गए। उनकी अभिव्यक्ति अजीब थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे इन लाशों के साथ साथी यात्री थे। राक्षसों की इमारतों को साफ करने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए मयंक और उसके समूह आखिरकार बिल्डिंग 7 में वापस आ गए। राशि बचाए गए लोगों को सांत्वना दे रही थी, और ह्यूमन फेस ट्री के आगमन से वे चौंक गए, लेकिन जल्द ही आश्वस्त हो गए। राक्षस लाशों को ट्रकों के ट्रेलर में से एक में ठूंसने के बाद हर कोई एक के बाद एक उतर गया, ट्रकों और जीपों में सवार होकर वापस जाने लगे।
वाहन धीरे धीरे कोहरे के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे। लैम्प ट्री क्रिस्टल से रोशनी सड़कों को रोशन कर रही थी। उन्होंने हैप्पीनेस कम्युनिटी को ज्यादा देर तक नहीं छोड़ा था जब अचानक आखिरी ट्रक ने चुपचाप अपनी खतरे की रोशनी चालू कर दी। देवाशीष की अभिव्यक्ति तन गई और मयंक ने देवाशीष की ओर देखा, पूछा, क्या गलत है? देवाशीष ने गंभीरता से बात की, वीरेंद्र संकेत दे रहा है। पीछे की ओर परेशानी हो सकती है। पीछा करने वाला साया। काफिला धीरे धीरे रुक गया और मयंक और देवाशीष वाहन से निकलने वाले पहले व्यक्ति थे जो वीरेंद्र के ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। संचार उपकरणों के बिना स्थिति के बारे में पूछने का यही एकमात्र तरीका था। क्या हुआ? मैंने अपने पीछे कुछ हरकत देखी, रोशनी की एक झलक। वीरेंद्र की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने अपनी आवाज को धीमा कर दिया था। मुझे लगता है कि हमारा पीछा किया जा रहा है। कोहरे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका आखिरी वाहन था और लैम्प ट्री क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी भी सबसे कमजोर थी। लेकिन एक तेज प्रवृत्ति और पीली रोशनी की एक क्षणिक चमक ने उसे सतर्क कर दिया। एक राक्षस। मयंक की निगाहें तेज हो गईं इससे पहले कि उसने पूछा। वीरेंद्र ने जवाब देने से पहले झिझका, वाहन की हेडलाइट्स जैसा ज्यादा महसूस हुआ। ये सुनकर मयंक की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जैसा कि उसने कहा, काफिले को मत हिलाओ, मैं जाकर देखता हूँ। एक विचार के साथ ब्लड स्पिरिट की पुस्तक जगमगा उठी और विशाल ह्यूमन फेस ट्री काफिले के बगल में दिखाई दिया। ह्यूमन फेस ट्री तेजी से नहीं चलता था, इसलिए ये यात्रा के दौरान डेमन स्पाइडर वॉरियर की तरह रास्ता नहीं देख सकता था। मयंक ने इसे ब्लड स्पिरिट की पुस्तक के पन्नों में वापस ले लिया था। लेकिन अब काफिले के पीछे कुछ हो सकता है, इसलिए इसे उपयोग में लाने का सही समय था। तेजी से बढ़ती लताएं तेजी से फैलीं, सड़क के दोनों किनारों और जमीन से पीछे के धुंध की ओर विस्तारित हुईं। कौशल के नियंत्रण में लताओं की लंबाई लगभग 200 मीटर तक पहुंच सकती थी। धुंध के नीचे अगर कोई उनका पीछा कर रहा था तो वे उस दूरी से आगे नहीं हो सकते थे। आखिरकार किसी भी हरकत को नोटिस करने के लिए बहुत दूर होगा। सावधान रहो, वे आगे रुक गए हैं, जल्दी करो और छिप जाओ। एक सड़क के कोने पर 200 मीटर दूर दो आदमी एक मोड़ के पीछे चुपके से छिपे हुए थे। उनके बगल में एक मोटरसाइकिल थी जिसे बंद कर दिया गया था। एक छोटा और पतला था, बिखरी हुई मूंछों के साथ, जबकि दूसरा थोड़ा लंबा था, एक गोल तौंद वाला और धूल तिकोने आकार की आंखों की एक जोड़ी थी। उन्होंने हमें देखा नहीं है ना? मृदुल बॉस को बुलाने के लिए वापस गया लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दिया है। हम उनके लिए कोई मुकाबला नहीं हैं। छोटा पतला आदमी शिकायत कर रहा था, लेकिन उसने मोटे आदमी पर सीधे अपनी हताशा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। बस कहा, उनके समूह में 4 वाहन हैं। हम उनके साथ गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? अगर हम पकड़े गए तो हमारा काम हो गया। लंबा मोटा आदमी उसकी ओर झुका और कहा, आनंद, वे हैप्पीनेस कम्युनिटी से आए थे और वे लिहुआ सुपरमार्केट के सबसे करीब हैं। अंदाज़ा लगाओ कि सुपरमार्केट को किसने साफ किया। आनंद की आंखें चारों ओर घूम गईं जैसा कि उसने कहा, मुकेश, तुम्हारा मतलब है कि ट्रक आपूर्ति से लदा हुआ है? मुकेश ने सिर हिलाया, बिल्कुल, वह ट्रक भारी है, ये भरा होना चाहिए। अगर हम इसे झपट सकते हैं तो आपूर्ति का जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि 2 ट्रक और क्रिस्टल भी हमारे उपयोग के लिए पर्याप्त होंगे। उनमें से कोई भी लूट के विचार के विरोध में नहीं था। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसे कृत्यों में संलग्न हुए थे। हालांकि सड़कों पर अभी भी बिखरी हुई आपूर्ति थी, लेकिन आपूर्ति की खोज करते समय राक्षस हमलों का जोखिम उठाने और दूसरों ने जो इकट्ठा किया था उसे लेने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। हम काफ़ी दूर हैं कि वे हमें नोटिस नहीं करेंगे। एक बार जब वे गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे तो ये पता लगाना सबसे अच्छा होगा कि वे कहाँ जा रहे हैं। मुकेश ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब उसने अचानक एक सरसराहट की आवाज़ सुनी। वह तुरंत सतर्क हो गया और तेजी से चारों ओर मुड़ा, केवल धुंध में एक गहरी छाया को एक लंबे सांप की तरह चमकते हुए देखने के लिए। धिक्कार है, एक राक्षस। मुकेश ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी ब्लड स्पिरिट की पुस्तक जगमगा उठी क्योंकि उसने जल्दी से अपने एंजल इनवायर को बुलाया। वह पहले बुलाने के लिए पीछा करने में बहुत व्यस्त था और अब चिंतित होकर पछता रहा था। लाल रोशनी की एक चमक के साथ उसके बगल में एक 2 सिर वाला चूहा दिखाई दिया जो एक मध्यम कुत्ते के आकार का था, लगभग 1 मीटर लंबा और आधा मीटर ऊंचा। उसके विरल फर से अशुभ दिखने वाला लाल मांस प्रकट हो रहा था। आनंद की हरकतें थोड़ी विलंबित थीं। उसका एंजल इनवायर एक मांस लाश थी, झुकी हुई और मुड़ी हुई हड्डियों के साथ, जमीन से चिपकी हुई। अंग जमीन को छू रहे थे, एक जानवर की तरह गुर्रा रहा था। दोनों अत्यधिक सतर्क थे और मुकेश ने अपनी आवाज़ को धीमा किया और कहा, चलो चलते हैं, अब और पीछा मत करो। उन्होंने अभी अभी पीछे हटना शुरू किया था, लेकिन वे जम गए क्योंकि वे सामने अनगिनत लताएं देखने के लिए मुड़े, स्याही की तरह काली, इस तरह ऐंठ रही थी जैसे कि वे ठंडे काले सांप थे।
उनके चेहरे फीके पड़ गए, डर से भरे हुए। भागो! जिस क्षण मुकेश के शब्द गिरे, लताओं ने एक हमला शुरू कर दिया, उनकी ओर गोली मारते हुए। दो सिर वाले चूहे और मांस लाश एंजल एनवाया ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मुकेश और आनंद द्वारा आदेशित के रूप में दौड़ रहे थे, लेकिन वे सिर्फ एक ही मुठभेड़ में लताओं से उलझ गए थे। काटने और पंजे के वार निष्फल थे, लताओं पर केवल उतले निशान छोड़ रहे थे। फिर उन्होंने असहाय रूप से देखा क्योंकि लताएं कस गईं। धीरे धीरे मांस लाश और दो सिर वाले चूहे के अंगों को तोड़ दिया। लताएं तेजी से मुकेश और आनंद के करीब आईं, और घबराहट के एक पल में, हताशा से प्रेरित होकर, मुकेश ने आनंद को तेजी से बढ़ती लताओं की ओर धक्का दिया। फिर उसने मोटरसाइकिल की ओर दौड़ने के लिए अंतराल का फायदा उठाया। अगर वह बस मोटरसाइकिल पर सवार हो सकता था तो वह दूर भाग सकता था। जहां तक आनंद का सवाल है, वह केवल माफी मांग सकता था। मुकेश की योजना उत्तम लग रही थी, लेकिन अचानक उसकी टखने में कस गया और अपनी गति को रोकने में असमर्थ, वह चेहरे के बल जमीन पर गिर गया। खून तुरंत खरोंच से रिसने लगा। लताएं पहले ही जमीन से फैल चुकी थीं, उसकी टखनों को बांध रही थीं। बस एक संक्षिप्त मुठभेड़ में, चाहे वह एंजल एनवाया हो या मुकेश और आनंद, वे सभी जोंगजी की तरह लताओं से बंधे हुए थे और फिर मयंक के काफिले की दिशा में खींचे गए। उन्हें पकड़ लिया। मयंक ने महसूस किया कि ह्यूमन फेस ट्री सफल हो गया था। उसने ओल्ड देवाशीष की ओर मुड़ा और कहा, हर किसी को आसपास सतर्क रहने दो। ठीक है। ओल्ड देवाशीष ने सिर हिलाया, फिर ठेकेदारों को वाहनों से बाहर निकलने के लिए बुलाया। अपने एंजल एनवाया को काफिले के चारों ओर सड़कों को सीलबंद करने का आदेश दिया, किसी भी राक्षस हमले के खिलाफ रक्षा करते हुए। हालांकि यह ब्लॉक खाली था क्योंकि उन्होंने पहले भागने के दौरान सफाई की थी और प्रतीक और उसकी टीम द्वारा पहले किए गए शोर ने कई राक्षसों को दूर आकर्षित किया था। इसका मतलब यह नहीं था कि आसपास कोई राक्षस नहीं छिपा था। सावधान रहना हमेशा बेहतर होता है। मयंक आसानी से हमले का शिकार नहीं हो सकता है, लेकिन देवाशीष और बाकी लोग इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही लताएं कस गईं, मुकेश और आनंद को जल्द ही धुंध में खींच लिया गया, साथ ही दो संघर्षरत एंजल एनवाया भी। वीरेंद्र का चेहरा ठंडा पड़ गया, उनके साथ वास्तव में कोई था। बड़े भाई, गलतफहमी, यह एक गलतफहमी है, हम जीवित हैं, राक्षस नहीं। ये देखकर कि इंसान लताओं को नियंत्रित कर रहे थे और राक्षस नहीं, मुकेश चौंक गया, लेकिन जीवित रहने की उसकी प्रवृत्ति ने उसके दिमाग को तेजी से दौड़ाया क्योंकि उसने जल्दी से दया की गुहार लगाई। हे भाई, ये बिल्कुल सही नहीं है ना? सभ्य लोग दूसरों का पीछा नहीं करते हैं, है ना? इससे पहले कि मयंक बोल पाता, बापन का चेहरा फड़क गया, एक नकली मुस्कान पहनकर। साउथ सिटी में निर्माण व्यवसाय में घुलमिल जाने के बाद उसने हर तरह के लोगों को देखा था। मुकेश की आंखों में एक धूर्त नज़र थी, जो दुर्भावना से भरी थी। वह कोई आसान शिकार नहीं था। नहीं, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। मुकेश ने जल्दी से अपना बचाव किया, और आनंद, उसकी आंखें आपातकाल के साथ लाल हो गईं, तेजी से कहा, हमने बस कुछ आवाज़ें सुनी और देखने आए, हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। मयंक की अभिव्यक्ति उदासीन रही जैसा कि उसने कहा, ओल्ड देवाशीष, बापन, तुम में से एक उन्हें सामने ले जाओ, दूसरा पीछे। तुम्हारे पास उनकी उत्पत्ति और उद्देश्यों का पता लगाने के लिए 10 मिनट हैं। उसकी निगाहें मुकेश और आनंद पर पड़ीं, और वह थोड़ा मुस्कुराया, कबूल करो और तुम्हारे साथ नरमी से निपटा जाएगा। बोलने में विफल रहो या गलत जवाब दो और तुम मेरे एंजल एनवाया को खिलाओगे। एक पल में, मुकेश और आनंद ने अनजाने में भयानक ह्यूमन फेस ट्री और उसके मुड़े हुए मानव चेहरों को देखा, कांप उठे।